हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं बात करूंगी यूपीएससी यानी कि जो हायर एजुकेशन की वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, एडवर्टाइज नंबर 51 की। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फॉर्म बहुत टाइम का फिल है, तो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो अभी दिसंबर का होके चुका है, अब जून का होगा, जून 2023 का, उसके पेपर फर्स्ट के बारे में। तो जी हाँ, इन दोनों का पेपर फर्स्ट लगभग एक समान क्वेश्चन आते हैं। बस जो नेट के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं और जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो भी हाई होता है। क्वेश्चन की जो वैरायटी होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। वो सब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं MCQs लाई हूँ पेपर फर्स्ट के, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे जो कि आपके दोनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं और नेट के एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यूपीएससी में वैसे टोटल 100 क्वेश्चन है, 70 सब्जेक्टिव होते हैं। इसमें कितने होते हैं, इसके एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 50 जो है पेपर फर्स्ट में जो जीएस के होते हैं और 100 सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें मैं पूरे एमसीक्यूज आपको बताऊंगी जो कि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो करंट में क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि कुछ मैंने क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पर्यावरण के हैं, पॉलिटी के हैं, बहुत सारे खेल के हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है और जो आते भी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले यावेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इससे याद रखिएगा, इनका नाम यू से है तो यू से युगांडा। तो ये इससे याद रखिएगा कि दोनों को आप कंपेयर कर लेंगे तो जैसे ही अगर आपके साथ ऑप्शन सामने आएगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि योवेरी मुसेवेनी युगांडा से संबंधित है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये। दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिवस के संबंध में, और एक ना एक दिवस एग्जाम में ज़रूर आता है किसी ना किसी महीने का, और ये जो दिवस है वो मार्च महीने का है। तो भारत के राष्ट्रीय जो टीकाकरण है भारत में, वो दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है 16 मार्च। 16 मार्च को हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का सबसे बड़ा वित्त पोषक, यानी कि जो पैसा देता है WHO को, बहुत सारे देश पैसा देते हैं, और जो पैसा इकट्ठा होता है जब दूसरे देशों को ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसा उठा के उन देशों को दे दिया जाता है। इस तरह से इनका ही चक्र चलता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा वित्त पोषक देश है वो है अमेरिका। अमेरिका बहुत सारा पैसा देता है WHO को, उसका मतलब अमाउंट जो है वो परसेंटेज में ज़्यादा है और देशों की तुलना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। श्रीलंका कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास किन दो देशों के साथ किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे भारत से भी संबंधित है, भारत और जापान। इसको याद रखिएगा, इसमें भारत इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आ गए ये देखिए खेल जगत के, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जहां भारत की जो महिलाएं हैं उन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिलाओं ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 7 जीते। ये किस देश में हुआ था? ये हुआ था पोलैंड में। किस में हुआ था? पोलैंड में हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क सेल्वी चौथी बार किस खेल के विश्व चैंपियन बने हैं? ये चौथी बार बने हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। ये भी आता है कितनी बार बन चुके हैं, तो चौथी बार। और ये स्नूकर जो खेल होता है उसके बने हैं विश्व चैंपियन मार्क सेल्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है, बिलीव इन स्पोर्ट्स में विश्वास करके ये अभियान है एक, किस निकाय द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका उत्तर है IOC। IOC का मतलब है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, IOC की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा, IOC के द्वारा ये बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान जो है चलाया गया है। अब ये देखिए, ये स्टैटिक्स के क्वेश्चन आ गए आपके। सांख्यिकी में बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब ये है कि बहुलक माने बार बार जो संख्या दोहराई जाए वो सांख्यिकी में है। ये बहुलक का मतलब, इसका आंसर है सबसे अधिक बार दोहराई गई संख्या को हम। अब ये त्रुटि पे क्वेश्चन आ गए, जो रिसर्च से संबंधित आपका जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो उसमें है, उसमें वो जो फर्स्ट में एक रिसर्च से संबंधित भी वो है, क्या कहते हैं, यूनिट में एक पार्ट है, एक यूनिट है, उसमें ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो टाइप 1 त्रुटि किन स्थितियों में पाई जाती है? तो टाइप 1 त्रुटि जो है वो शून्य परिकल्पनाएं सत्य होने पर भी अस्वीकार कर दिए जाती हैं। इसको याद रखिएगा, दो तरह की होती है, एक असत्य होने पर स्वीकार कर ली जाती है, एक सत्य होने पर। तो ये जो टाइप 1 वाली, इसको याद रखिएगा, शून्य परिकल्पनाएं जो हैं सत्य भले ही हों वो, लेकिन उन्हें हम अस्वीकार कर देते हैं। ये टाइप 1 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सबसे पहले आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी होगी? आपको शोध प्रश्न तैयार करेंगे। जब शोध प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो उस पर आप अपनी बहुत सारे परिकल्पनाएं, डिज़ाइनिंग सब करेंगे। लास्ट में विश्लेषण सबसे लास्ट में होता है। तो शोध प्रश्न तैयार करेंगे आप, तब आप अपने शोध को आगे बढ़ा सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, क्या क्या आपके वो हैं, इन सब को लेकर। अगला क्वेश्चन है, प्रसरण की सर्वोत्तम विधि क्या है? यानी कि वेरिएंस जिसे कहते हैं। तो इसकी सर्वोत्तम विधि जो है वो मानक विचलन है, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसे कहा जाता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें एक होता है कोटा सैंपल। ये कोटा सैंपल होता है, यहाँ पे ये है कि बिल्कुल समान, जहाँ पे सैम्पलिंग समान, जहाँ पे डाटा आपके पास नहीं होता वहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ कोटा सैंपलिंग इसमें लगाया जाएगा, इसका उत्तर। अगला है, कौन सा सहसंबंध सबसे प्रबल होता है? ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये -1 से +1 तक जाता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे -1 कौन सा है? ये वैल्यू है, तो ये होगा सबसे प्रबल सहसंबंध जो है वो -1 है। फिर ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैसूर का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो जो मैसूर में देखिए, टीपू सुल्तान और हैदर अली, यही लोग थे इनके साथ। यही दोनों तो थे जो राजा थे पहले, तो इसलिए हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला युद्ध है तो अंग्रेज और हैदर अली के बीच ये लड़ा गया था। 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया था ये। ठीक है दोस्तों, 3 युद्ध हुए थे ये वाले। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। मैंने ऐसे याद किया था कि कोई अगर महिला सती होना चाहती तो बेंटिंग कह रहा है वेट करो वेट करो, तो बेंटिंग से ऐसा लग रहा है ना, वेट करो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब इनके साथ कौन जुड़े थे? हमारे भारत के राजा राममोहन राय जुड़े हुए थे इन सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए। इसको आप याद रखिएगा। ये भी पूछ लेते हैं कि भारत से कौन थे? तो राजा राममोहन राय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, जो पहले भारत का ही अंग था, किस वर्ष भारत से अलग हुआ? 1937 में दोस्तों, 1937 में भारत से म्यांमार जो था वो अलग हो गया था। वर्तमान में बिहार राज्य सन 1911 तक किस प्रांत का हिस्सा रहा? बिहार जो है बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था पहले। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बंगाल प्रांत में बिहार जुड़ा हुआ था। वैदिक काल के लोगों को निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? एक तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल आपने पढ़ा होगा, तो उसमें वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है ना। तो वैदिक काल जो है ये है, तो इसमें जो था तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सबसे पहले इसमें जौ का ज्ञान हुआ था, और जो ज्ञान नहीं हुआ वो तंबाकू का नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में, बहुत इजी क्वेश्चन है, सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में 7 जो सुर हैं उनके बारे में बताया गया है, तो ये सामवेद है। सबसे पुराना ग्रंथ जो है हमारा वो ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, और तो ये सामवेद है। सा से सुर याद कर लीजिए और सा से साम, ऐसे करके आप याद कर लेंगे तो रटा रहेगा आपको।
अगला क्वेश्चन अब देखिए भूगोल से आगे, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जियोग्राफिका जो शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था। और कब किया था? 276 से लेकर 1994 ईसा पूर्व की बात ये कही जाती है। ठीक है, ये इनका जन्म और मृत्यु का वो समय रहा होगा, तो ये इसमें दिया है इनका। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और इनमें से एक नहीं कहा जाता है पिता कौन, किसने स्थापना की, कौन इसका वो कहा जाता है जनक, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी, ठीक है, ह्यूमन इकोलॉजी बोलेंगे इसे, के रूप में किसने परिभाषित किया, या कौन विद्वान ऐसे थे कि किसने इसे मानव पारिस्थितिकी कहा, किसे? भूगोल को। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी जो था H.S. बैरोज ने कहा। केवल बैरोज भी लिख के आ जाता है कभी कभी, आप देखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, तीनों को नहीं माना जाता है। वैसे जो जिन्हें माना जाता है वो शेन कुओं हैं। शेन कुओं को कहा जाता है कि शायद ये भू आकृति विज्ञान के जो हैं वो जन्मदाता हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन ये माना जाता है ऐसे। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर, मतलब पृथ्वी को आप केंद्र मानकर भूगोल का अध्ययन करें, है ना? तो भूगोल, तो वो उस टाइप का विज्ञान माना जाता है भूगोल। ये कहा जा रहा है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगर आप पृथ्वी को केंद्र मानकर भूगोल का अध्ययन करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। ऐसा किसने कहा था? तो इसका उत्तर है वारेनियस ने। किसने कहा? वारेनियस ने। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो ये जाता है कॉपरनिकस को। ये क्वेश्चन आपने हमेशा बचपन से सुनते आ रहे होंगे। किसे जाता है? कॉपरनिकस को। अब आ गए ये पॉलिटी के क्वेश्चन। केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कहाँ लाएंगे? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल लोकसभा में और कहीं नहीं। और अगर आपको राज्य सरकार के विरुद्ध लाना है अविश्वास प्रस्ताव तो आप विधानसभा में लाएंगे। इसका राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है और विधान परिषद से भी कोई मतलब नहीं राज्यपालों का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष है न्यूनतम आयु, कम से कम आप 35 वर्ष के हों, लेकिन अधिकतम आयु कोई उसकी कोई सीमा नहीं है। आप चुनाव कितनी भी एज हो गई हो, 35 से ज़्यादा आप कभी भी लड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल रख सकते हैं? केवल आप 6 महीने का अंतराल रख सकते हैं, उसके बाद आपको अगला सत्र लगाना ही पड़ेगा संसद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है? तो इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार, सती प्रथा का अंत, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता है लेकिन सब डिवीजन में है ये उसके अधिकार में, लेकिन शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो एक पूरे अधिकार के रूप में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। इसका उत्तर क्या होगा? केवल 1। अगला क्वेश्चन है, सरदार स्वर्ण सिंह जयंती। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगी, जिन्हें नहीं पता है वो अभी पता चल जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनी थी, समिति की बात हो रही है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और ये जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी तब बनाई गई थी। तो मौलिक कर्तव्य जो थे हमारे मूल संविधान में नहीं थे, याद रखिएगा, ये बाद में जोड़े गए। कौन से? 42वें संविधान संशोधन में। कब? 1976। ठीक है, 1976 में हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे।
अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित को ध्यान दीजिए। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, ये संविधान में कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में? सभी शब्द हैं, सभी शब्द हैं। बस संप्रभु जो है वो जो शब्द दिया है वो प्रभुत्व संपन्न करके दिया है, मतलब एक ही है उसका, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न करके दिया है, मतलब क्या है? मतलब एक ही है उसका, इसलिए इससे कन्फ्यूज़न करने के लिए है। तो ये चारों शब्द हैं इसमें। आप जाके प्रस्तावना पढ़ के देखिएगा, और प्रस्तावना की एक शॉर्ट्स जो है मेरे चैनल पे है, आप उस शॉर्ट्स को देख सकते हैं। 1 मिनट से कम की शॉर्ट्स है, आप जाके आसानी से शॉर्ट्स जब आप जो देखेंगे मेरे उसमें प्ले लिस्ट में, तो उसमें दिख जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो आपको जैविक घटक बताना है, यानी कि जिसमें जान हो, जो सांस लेता हो। तो इन तीनों में कौन सा है? वनस्पति है इसका, तो है ना जैविक घटक, जब पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का भौतिक घटक कौन सा है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भौतिक घटक। तो भौतिक घटक का मतलब क्या हुआ? भौतिक, देखो ये तो जैविक घटक है, ये भी जैविक घटक है, पारिस्थितिकी का कोई मतलब ही नहीं, तो प्रवाहित जल जो होगा वो भौतिक घटक होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का जो हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वो तो अभी बता ही दिया, पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव और पर्यावरण के बीच अगर संबंध ज्ञात करना है तो वो कहलाता है पारिस्थितिकी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 35वां, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टॉन्सले ने। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इतना क्वेश्चन यूपी टीटी वगैरह में तो बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो अवघटनकर्ता के, कवक जो है किसी भी चीज़ को गला देता है ना, कोई चीज़ पड़ी है उस पर ये अटैक करता है और उसे गला देता है, अवघटित कर देता है, इसे अवघटनकर्ता के रूप में हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? अच्छा, जो देश जलवायु परिवर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उनकी सहायता के लिए कौन सा फंड बनाया गया है? तो वो जो फंड है वो है ग्रीन क्लाइमेट फंड। कौन सा है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वैसे नॉर्मल होते हैं, सभी देशों के लिए होते हैं जो भी फंड बनाया जाता है, ये सर्वाधिक प्रभावित देशों के लिए बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन बताया। सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश ये की है कि आपको बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन बताऊं और अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूँ। और इसी तरह से मैं अपनी वीडियो में आपको 30 से 35 क्वेश्चन हर वीडियो में अपलोड किया करूँगी, MCQs, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, जिससे कि आप आगे की परीक्षा में जब देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर, और आपकी सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हों। सिर्फ इसीलिए मैंने ये जो क्वेश्चन है वो रखे हैं, MCQs जो हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और पूरी वीडियो आपने देखी मेरी जो है बनी हुई, उसके लिए बहुत बड़ा आपके लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस तरह की जो MCQs है मैं लगातार अपलोड करती रहूँगी अपने चैनल पर, आप जाके देखिएगा। और मिलती हूँ आपसे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।